हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। यह है 2019 में पूछे गए प्रश्न। 2019 में 18 क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया था, जिसमें मात्र 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। 18 में 10 का आंसर देना है। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये 2019 में बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे। इससे भी कुछ सवाल आपको एग्जामिनेशन में अवश्य आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 2019 का क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, 20 मार्क्स का होगा ये। अब आइए किसी एक उदाहरण के साथ पृथक्करण के नियम का वर्णन करें। पृथक्करण, सेग्रीगेशन, ये जो सेग्रीगेशन है, हम लोग उसके नियम का वर्णन करना है कि सेग्रीगेशन क्या है। तो ये मेंडल के दूसरा नियम है। ये मेंडल के सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका परिभाषा होता है कि जब जीन जोड़े में होते हैं और गैमेट निर्माण के समय ये अलग होकर के गैमेट पहुंचते हैं, तो जोड़े जीन को अलग होकर गैमेट में पहुंचने की क्रिया को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। फिर ध्यान सुनिए, जोड़े जीन को, जीन चूंकि जोड़े में होते हैं, अब जोड़े जीन अलग होकर के जब गैमेट में जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। और यही सेग्रीगेशन के कारण ही जो छिपा हुआ गुण होता है, वो छिपा हुआ गुण अलग होकर के संतानों में जाता है। जैसे हम लंबे और नाटे को क्रॉस कराते हैं मटर के पौधे में, तो प्रथम पौधा में तो सब का सब डोमिनेंट कैरेक्टर वाला उत्पन्न होता है। क्लियर है ये बात। अब दूसरी पीढ़ी में हम जब हाइब्रिड के बीच क्रॉस कराएंगे, प्रथम पीढ़ी के दोनों संतति के बीच जब हम लोग स्वपरागन की क्रिया होती है, तब उसमें लंबे और नाटे गुण वाले पौधे अलग होते हैं। तो ये जो नाटे गुण वाला पौधा जो अलग होता है, हम उसी को सेग्रीगेशन कहते हैं। क्लियर है। ये पहला सवाल हल हो गया आपको। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो अब देखिए ये यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या है। तो न्यूक्लियस के भीतर, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के भीतर जब क्रोमेटिन, ध्यान से सुनिएगा, जब यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के भीतर क्रोमेटिन ढीले रूप में व्यवस्थित रहते हैं, तो हम उसे बोलते हैं यूक्रोमेटिन। और जब यही क्रोमेटिन जब सघन रूप में कसे रहते हैं, बंधे रहते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं, तो सघन रूप में जो क्रोमेटिन होते हैं, हम उस स्थिति को बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। क्लियर है ये बात। अब आइए आप हम देखें, तीसरा क्वेश्चन है एनालोगस ऑर्गन। असमजात अंग क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। असमजात अंग मतलब एनालोगस ऑर्गन, तो 2 जाति के ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना अलग अलग हो। फिर सुनिए, 2 जाति के ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना अलग अलग हो, परंतु काम एक साथ हो, एक जैसा हो। तो काम जब समान होते हैं तो हम ऐसे अंग को एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। जैसे पक्षी के पंख और तितली के पंख, कीट के पंख, पक्षी के पंख और तीत के जो कीट है उसका जो पंख है, दोनों के पंख का काम समान। दूसरा उदाहरण है पोटैटो और शकरकंद, स्वीट पोटैटो और पोटैटो। दोनों एक जड़ है, स्वीट पोटैटो जड़ है और पोटैटो जो है स्टेम, तना है, लेकिन दोनों की उत्पत्ति संरचना अलग अलग, काम दोनों का एक होता है, खाने का काम आता है। इस वजह करके इसको भी हम एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। तो पक्षी के पंख और कीट के पंख और शकरकंद और आलू, ये क्या हो गया, एनालोगस ऑर्गन हो गया। क्लियर है ये। अब आइए हम लोग देखते हैं चौथा, रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस। ये रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस, इस दोनों में, तो रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस ये दोनों नर वानर थे। और नर वानर थे तो ड्रायोपिथिकस मानव जैसे, ड्रायोपिथिकस जो है वो कपी जैसे दिखते थे,
जबकि रामापिथिकस क्या दिखते थे, मानव जैसे दिखते थे, मानव थे नहीं, मानव जैसे दिखते थे। तो दोनों के जो संरचनात्मक संरचना थी, उस दोनों के संरचनात्मक संरचना में अंतर थे। ये लगभग आज से 15 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। 15 मिलियन वर्ष पूर्व में ये दोनों पाए जाते थे, ड्रापिथिकस और रामापिथिकस। इसके दोनों के संरचनात्मक भिन्नताएं थी। अब देखिए संक्षेप में हमको ट्रांसक्रिप्शन को वर्णन करना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के भीतर जो डीएनए होते हैं, ये डीएनए होते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया, एमआरएनए, ये डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा, तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये क्रिया जो है न्यूक्लियस के भीतर होता है। तो सेल में न्यूक्लियस के भीतर डीएनए से एमआरएनए बनने क्रिया को, क्लियर है, डीएनए से एमआरएनए बनने की जो क्रिया होती है हम उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्लियर है। और ये प्रोटीन निर्माण की जो होती है वो पहली क्रिया होती है, आरंभिक क्रिया होती है, और ये क्रिया न्यूक्लियस के भीतर पूरा होती है। मेरे बच्चों समझ में आ गया बात कि डीएनए से एमआरएनए बनने की, एक लाइन में भी हम इसको याद कर सकते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अब आइए कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम। कैल्नी-फिल्टर है, ये सेक्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है इसमें दो होगा, एक तो मेल्स और फीमेल। तो मेल सेक्स क्रोमोसोम में जब एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है, मेल सेक्स क्रोमोसोम में जब एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है, तो हम उसी को बोलते हैं कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम। और कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम को 44 प्लस XX और Y के द्वारा दर्शाया जाता है। कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम को कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम, इसको हम लोग 44 प्लस XX Y के द्वारा हम दर्शाते हैं। और ये मेल चाइल्ड में होता है, और इसके कारण जो है मेल में फीमेल के जैसे कई लक्षण डेवलप हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम एक प्रकार के सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। और इसमें कुल क्रोमोसोम संख्या जो होती है वो 47 हो जाते हैं, कुल क्रोमोसोम संख्या 47 होते हैं। अब आइए जीएमओ क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है कि हम लोग जीन, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग बाहरी जीन को किसी तकनीक के द्वारा हम जब जीव शरीर के भीतर प्रवेश करा करके उसके गुणों में परिवर्तन करते हैं, तो ये क्रिया जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीएमओ का निर्माण होता है, चाहे इसके अंदर पौधा हो जाए या जंतु हो जाए। जैसे रोजी कौ है, या फिर हम लोग बीटी कॉटन है, या फिर हम लोग बीटी कपास, ये टोमेटो है ना, पोटैटो है। कई प्रकार के ऐसे फसल पौधे होते हैं जिसमें हम बाहरी जीन को तकनीक के द्वारा प्रवेश कराते हैं और जीएम क्रॉप हम उत्पन्न करते हैं। और जीएम क्रॉप की ही विशेषता होती है कि ये रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले होते हैं, ये अधिक उपज देने वाले होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में उपज देने वाले होते हैं। इसमें अधिक सूखा, अधिक लवण के सहन की क्षमता होती है। ये सारी विशेषताएं जीएमओ की होती है, जीएमओ क्रॉप की होती है। अब देखिए बायोपायरेसी, जैव डकैती बोलते हैं इसको हम लोग, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है कि किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा या किसी विदेशियों के द्वारा, बाहरी देश के द्वारा किसी भी देश के संसाधनों का उपयोग बिना अनुमति के या बिना क्षतिपूर्ति का भुगतान किए करता है, तो हम उस क्रिया को क्या बोलेंगे, बायोपायरेसी। फिर मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, जब किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा या किसी भी देश के द्वारा जब दूसरे देश के संसाधनों का उपयोग बिना अनुमति का और बिना क्षतिपूर्ति का भुगतान किए करता है, तो हम उसी क्रिया को बोलते हैं बायोपायरेसी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब आइए हम लोग देखते हैं अमीबियासिस क्या है, इसके कारण का जो है नाम बताना है, इसके लक्षणों को लिखना है। अमीबियासिस मेरे बच्चों, अमीबियासिस ये एक प्रकार के प्रोटोजोअन डिजीज होता है, यानी प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न रोग होता है। यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक परजीवी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा? अमीबियासिस रोग
एंटामीबा हिस्टोलाइटिका नामक परजीवी के द्वारा उत्पन्न होते हैं और इस रोग में रोगी के पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, कब्जियत रहती है, भूख में कमी आ जाती है और रोगी कमजोर हो जाते हैं। ये इस बीमारी के लक्षण होते हैं, एस्केरियासिस रोग के मुख्य लक्षण में। अब हम लोगों को देखना अगला है शराब के दुष्परिणामों का वर्णन करना है। तमाम बच्चे जानते होंगे कि शराब हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। जितनी भी बुराइयां वर्तमान समय में देखने को मिल रही है वो सारी की सारी बुराइयों का जड़ कहीं न कहीं से शराब है। और शराब के कारण हमारा जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। तो शराब के कुप्रभाव, शराब पीने से क्या क्या खराबी होती है आप आए दिन अखबारों में, रेडियो, टेलीविजन में देखते होंगे कि शराब के कारण कितनों की जान चली गई है, कितने का परिवार बर्बाद हो चुका है और कितनों के परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। तो इसे प्रभाव को हम लोगों को लिखना है। अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसके कुप्रभाव को लिखने के लिए तो पहली बात है कि शराब के कुप्रभाव अनेक हैं। पहला है आर्थिक तंगी। जो व्यक्ति इसका सेवन करते हैं उसको क्या होगा, पहले आर्थिक तंगी हो जाएगी। दूसरा, पारिवारिक कलह में वृद्धि हो जाएगी, बच्चे का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, पारिवारिक जो संबंध होता है वो बिगड़ जाता है, सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो जाती है और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है और इसके नियमित सेवन से कई प्रकार के खतरनाक बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। तो शराब के कुप्रभाव अनेकों हैं। अब हम लोगों को देखना है अंतरजात प्रतिरक्षा पर प्रकाश। अंतरजात, इन्नेट इम्यूनिटी। हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि इम्यूनिटी उसे कहते हैं ऐसा तंत्र या ऐसा कोशिका, ऐसा ऊतक या ऐसा सिस्टम जो हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, हमको पैथोजेन से लड़ता है, पैथोजेन के साथ मुकाबला करता है और हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को आंसर देना है इन्नेट इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षा। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि ऐसे प्रतिरक्षा जो व्यक्ति में जन्म से मौजूद हो, ऐसे प्रतिरक्षा जो व्यक्ति में जन्म से मौजूद हो, हम उसे बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। जैसे आएगा त्वचा, आंख के आंसू, ब्लड के सेल, मुंह के लार, ये सारे के सारे आ जाएंगे इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत। और ये इन्नेट इम्यूनिटी भी हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। अब आइए अगला है 12वां नंबर का क्वेश्चन है अनुकूलन क्या है, उदाहरण दे करके बता। अनुकूलन, एडप्टेशन। देखिए बच्चों, ये एडप्टेशन क्या होता है कि हम लोग किसी भी आवास में निवास करने वाले जो प्राणी होते हैं वो वहाँ के वातावरण के अनुसार कुशल जीवन यापन करने के लिए अपने शरीर के अंदर या बाहर के अंगों में जो परिवर्तन करते हैं हम उसी को अनुकूलन कहते हैं। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, किसी भी आवास में निवास करने वाले प्राणियों में वहाँ के वातावरण के अनुसार कुशल जीवन यापन के लिए शरीर के अंदर या बाहर के अंगों में जो परिवर्तन करते हैं हम उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे बत्तख पक्षी है लेकिन पानी में तैरते हैं वो, इसलिए उसके पाँव में अनुकूलन हो गया है। ठीक है, वो पक्षी है, उड़ नहीं पा रहा है वो, लेकिन पानी में तैरता है, तो ये तैरने के लिए क्या हो गया, अनुकूलन। नागफनी के पौधे मरुस्थल में होते हैं, उसमें पत्ते कांटे में रूपांतरित हो जाते हैं, ये हो गया नागफनी के पौधे में अनुकूलन। आप देखिएगा ऊंट मरुस्थलीय पौधा होता है और मरुस्थलीय पौधा होता है, उसके पांव गद्देदार होते हैं जो रेत पर चलने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ये पांव का गद्देदार होना अनुकूलन है। अब मेरे बच्चों अगला सवाल है अंतः प्रजनन, इनर ब्रीड।
इनर ब्रीड क्या है? एक ही नस्ल के मेल और फीमेल के बीच जो प्रजनन की क्रिया होती है तो हम उसे इनर ब्रीड कहते हैं। एक ही नस्ल के मेल और फीमेल के बीच जो प्रजनन की क्रिया होती है तब हम उसे इनर ब्रीड कहते हैं। अब आइए, मानव में हम लोग को देखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो चित्र बना, नामांकित चित्र बना है। आप लोग को मैं जानकारी बार बार दे रहा हूं कि मेरे YouTube चैनल पर 10 ऐसे फिगर हैं जो बोर्ड 2026 के एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है, VVI है। उस फिगर को आप देखें और कॉपी पर बनाएं, प्रैक्टिस करें। आपको फिगर बोर्ड में 2026 के परीक्षा में जो फिगर होगा, वो जो फिगर है संभावित, उसी में से आपको 10 फिगर में से 1, 2, 3 जो फिगर पूछा जाएगा बोर्ड में, वो डिफिनिटली उसी से आएगा। इस बात का आप विश्वास रख करके प्रैक्टिस करें। आना उसी में से है, डेफिनेटली आना उसी में से। तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या और भी जो प्रजन जो अंग का जो बना हुआ फिगर बना हुआ, उस फिगर को आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। तो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बना करके नामांकित चित्र बनाना है, वर्णन नहीं करना है, सिर्फ फोटो बना देना है, नाम लिख देना है। चलिए अब हम लोग देखना, मानव में हो गया मादा प्रजनन का नामांकित चित्र बनाना। अब कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये देखिए, ये कंजर्वेशन संरक्षण है, वह संस्था में संरक्षण। हम लोग बोलते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं, जब संकटग्रस्त प्राणियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए जंगल के बाहर, फिर से सुनिए, जब संकटग्रस्त प्राणियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए जंगल से बाहर हम कोई विशेष घेरा बना करके उसको सुरक्षित रखते हैं, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। ऐसा सुरक्षा प्रबंध जो जंगल के बाहर हो और संकटग्रस्त प्राणियों को उसमें रख करके पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया जाता हो, तो हम इस व्यवस्था को एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, एलर्जी क्या है? एलर्जी और इसके लक्षण को लिखना। एलर्जी को हम लोग घृणात्मक रोग भी कहते हैं। घृणात्मक एलर्जी हम उसे कहते हैं जो किसी भी पदार्थ के कारण हमारे शरीर में जो विचलन उत्पन्न होता है, उस विचलन उत्पन्न होने की क्रिया को हम एलर्जी कहते हैं। और एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक को एलर्जेन कहते हैं। दो बात हो गया, जो विशेष किसी पदार्थ के द्वारा हमारे शरीर में जो विचलन उत्पन्न होता है, उस विचलन उत्पन्न होने की क्रिया को एलर्जी कहते हैं। और एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक को एलर्जेन कहा जाता है। ये एलर्जेन जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो मास्ट सेल को प्रभावित करते हैं, और मास्ट सेल के प्रभावित होने पर हिस्टामिन नामक जो रसायन स्रावित होता है, सेरोटोनिन नामक रसायन स्रावित होता है, उसमें IgA होते हैं, और इसके कारण ही एलर्जी नामक रोग उत्पन्न हो जाती है। एलर्जी रोग का लक्षण क्या है? आंख लाल होना, आंख से पानी आना, नाक से पानी आना, चेहरा पर दाना निकल आना, बेचैनी बढ़ जाना, ये सब एलर्जी के लक्षण हैं। क्लियर है? अब देखिए, अगला सवाल है, आधुनिक जैविक विकास के आलोक में नैतिकता के विचार। नैतिकता। अब देखिए, ये मॉडर्न एज में जो मॉडर्न डेवलपमेंट है, आज का जो विकास, आधुनिक विकास है, इस विकास में हम तरह तरह के औषधि का निर्माण करते हैं, तरह तरह के कीटनाशक का उपयोग करते हैं, हम उसका निर्माण करते हैं। और ये जो मनुष्य में उपयोग होने वाले दवा या पौधे में उपयोग होने वाले दवा, इसका पहले हम निर्माण के बाद हम बड़े स्तर पर परीक्षण करते हैं, और परीक्षण के लिए हम जंतु और पौधे का उपयोग करते हैं। और परीक्षण के क्रम में बहुत सारी जातियां, बहुत सारे पौधे इसमें परीक्षण के क्रम में नष्ट हो जाते हैं। तो हमारी नैतिकता है, हम तमाम लोगों की ये नैतिकता है कि इकोसिस्टम में सभी का होना आवश्यक है। अगर सभी कैटेगरी के जंतु और पौधे नहीं रहेंगे तो इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में भविष्य में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए नैतिकता के आधार पर
हमें उतने पौधे, उतने जंतु का चुनाव करना चाहिए जितना कि परीक्षण के लिए आवश्यक हो। ये हमारी नैतिकता है। अगर हम इतना उपयोग करेंगे जो जरूरी से जरूरी हो, आवश्यकता से आवश्यकता हो उसमें, कि हमको इससे कम में नहीं कर सकते हैं, तो उतना तो करना पड़ेगा। तो कहने का है इसमें हमारी नैतिकता ये कहती है कि जितने की आवश्यकता हो हम उतने पौधे और जंतु का उपयोग परीक्षण के काम में करें। अब देखिए अगला सवाल है और लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। ये 2019 का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 18 क्वेश्चन ही पूछा गया था, समझ गए ना। 18 क्वेश्चन ही पूछा गया, 18 में से ही 10 का आंसर देने के लिए कहा गया था। इसमें कह रहा कॉमनसेलिज्म और एमेंसेलिज्म में अंतर करने के लिए कहा गया। ये दोनों संबंध है। कॉमनसेलिज्म कहते हैं दो जीव या दो जातियों के बीच ऐसा संबंध, दो जीव और दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ हो, दूसरे को न लाभ न हानि। जैसे देखिए ऑर्किड्स का पौधा है, आम के पेड़ पर है, और ऑर्किड्स का पौधा आम के पेड़ पर। अब ऑर्किड्स के पौधा को तो आम के पेड़ से सहारा मिल रहा है, ये तो लाभान्वित हो रहा है। आम के पेड़ को ना लाभ है ना हानि है, तो ऑर्किड्स का पौधा और आम के पेड़ के बीच जो संबंध हुआ वो कहलाएगा कॉमनसेलिज्म, सहभोजिता कहलाएगा। क्लियर है। अब यहाँ कह रहा है कि दो जीव या दो जाति के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को हानि हो और दूसरे को लाभ हो, एक को हानि हो दूसरे को लाभ हो, तो हम उसको बोलते हैं एमेंसेलिज्म। ये कहलाए से एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक में क्या होगा, मनुष्य का उपयोग किया जाएगा तो मनुष्य को लाभ होगा और बैक्टीरिया को हानि होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एमेंसेलिज्म। तो मेरे बच्चों समझ में आ गया, 1 से लेकर 18 तक का ये क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग को बताएं। इसको भी आप लोग ध्यान से सुने, याद रखें। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको PYQ से आता ही रहता है, और PYQ का भी हमको स्मरण रहना चाहिए कि बोर्ड की तैयारी जब करते हैं तो हमारी तैयारी हर एंगल से ठीक होना चाहिए। अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छी तैयारी भी जरूरी होती है। अगर हम तैयारी अच्छी करेंगे तो हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा, और जब क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा तो हमारा रिजल्ट भी शानदार होगा। ये आपको 19 इसी तरह से हम आपको 20 का 21 का हम 25 तक आप लोगों को हम क्वेश्चन आंसर लगातार प्रत्येक दिन हम जो है एक साल के क्वेश्चन का हम शॉर्ट क्वेश्चन का आपको आंसर बताते रहेंगे। इसके बाद हम अगले साल 2 जनवरी से हम लाइव क्लास हो जाएंगे, और उसके अंदर हम क्रैश कोर्स का जो कम समय के लिए 30 दिन के लिए हम 30 दिन के लिए जो है उससे कम समय कहा जाए, हम 31 जनवरी तक 2 जनवरी से लेकर के आप लोगों को 31 जनवरी तक हम क्रैश कोर्स का जो VVI क्वेश्चन है बोर्ड के लिए वो बताने वाले हैं आपको। इसलिए आप लोग लगातार जुड़े रहें, इससे मेरे YouTube चैनल से आप लोग लगातार जुड़े रहें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको कम समय में आपकी तैयारी हम बेहतर करवाने वाले हैं। आपको लगातार जुड़े रहना है। और मेरा देखिए ऑफलाइन क्लास भी मेरा जो न्यू 12 का बैच है, वो न्यू 12 का बैच मेरा 5-6 जनवरी से, एक सेंटर पर 5 जनवरी से और दूसरे सेंटर पर 6 जनवरी से, सहरसा के इस्लामिया चौक पर 6 जनवरी से, और सहरसा के सराही मिटोला में 5 जनवरी से 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा ऑफलाइन क्लास में। इसकी जानकारी भी हम आप लोगों को दे रहे हैं। अभी जो है आप लोग इसके चैनल को ज्वाइन कर जो है लगातार इस पर बने रहें। और अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम बोर्ड के एग्जामिनेशन में बायोलॉजी से रिलेटेड होता है मेरे बच्चों, तो आप कमेंट जरूर करें। और जब इसको आपको अच्छा लगता हो, मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो, तो आप अपने साथियों को भी, अपने निकटतम लोगों को भी जो तैयारी करने में लगे हुए हैं, कहीं भी हो, किसी जगह हो, आप उनको शेयर भी करें ताकि ये फायदा उन तक भी पहुंच सके। आपको चाहिए कि इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट अवश्य करें, हम आपका उसको आंसर जरूर देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।